हेलो दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई अंक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो हम देखते हैं सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी भारत की सर्वप्रतिष्ठित परीक्षा है। और ये 2022 में जो इसका रिजल्ट आया, इसमें ईशिता किशोर ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है और ये प्रथम स्थान प्राप्त की है। फिर गरिमा लोहिया ये बक्सर बिहार की है और इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त की है। उमा भारती एन तेलंगाना की रहने वाली है और इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे देखेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई 2023 को हुआ और एक चरण में संपन्न हुआ और इसकी मतगणना 13 मई 2023 को किया गया। तो हम देखेंगे कि जब इसकी मतगणना 13 मई 2023 को हुई तो इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 224 है और 224 सीटों का जो रिजल्ट आया कुछ इस प्रकार है। 135 सीट कांग्रेस के खाते में गई, भाजपा के खाते में 66 और जनता दल एस के खाते में 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई। इस तरह से कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो इसका शपथ समारोह, कर्नाटक विधानसभा का शपथ समारोह 10 मई 2023 को हुआ और इसके लिए शपथ समारोह का स्थान कांतिरावा स्टेडियम बंगलुरु में था। बंगलुरु में हुआ इसका शपथ समारोह। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं और इन्होंने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और 20 मई को ही कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा कुछ कार्यों की सहमति बनी, जैसे में सभी घरों को मुफ्त 200 यूनिट बिजली, परिवार के मुखिया महिला को 2000 प्रतिमाह, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 केजी चावल मुफ्त, बेरोजगार स्नातक को 3000 रुपये प्रतिमाह, बेरोजगार डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये प्रतिमाह, सार्वजनिक बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी है। आगे देखेंगे हम किरण रिजिजू जो केंद्र में विधि एवं न्याय मंत्री थे, इन्हें अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू। मिग 21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। बात कुछ ऐसा हुआ कि राजस्थान का हनुमानगढ़ के क्षेत्र में जब मिग 21 के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी पायलटों को, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक घर पर जा गिरा। ऐसी स्थिति में घर की 3 औरतें मर गई, यानी मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस पर मिग 21 के उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगला देखेंगे भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। और इस विरासत केंद्र में वायुसेना से जुड़े हुए ऐतिहासिक उपलब्धियों को सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। तो हम देखेंगे भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है, इसको नोट करेंगे, बहुत वीवीआई है। अब अगला देंगे स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी बनाने के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी जानेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी होती है विश्व के उत्कृष्ट पनडुब्बियों में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आती हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में फ्रांस की एक कंपनी
फ्रांस की एक कंपनी DCNS से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया और उसी समझौते के तहत भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई गई। और ये 6 पनडुब्बियां बनाई गई तो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी के लिए हमारा जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का जो समझौता हुआ फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ हुआ। और ये जो 6 पनडुब्बियां बनाई जाएगी इसके तहत, स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत, तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया और टोटल 6 पनडुब्बी इसमें बनाई गई। माने स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत टोटल 6 पनडुब्बी बनाई गई और 6 पनडुब्बियों यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है इसका निर्माण भारत में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया और ये मुंबई में स्थित है। और पहला जो पनडुब्बी थी INS कलवरी 2015 में जलावतरण कर दिया गया और इसका 2 बरस टेस्टिंग हुआ और टेस्टिंग करने के बाद, परीक्षण करने के बाद 2017 में इसे नौसेना में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से देखेंगे पहला स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हमारा कलवरी है जो कि 2015 में जलावतरण किया गया था और 2 वर्षों तक टेस्टिंग इसका हुआ, परीक्षण हुआ। इसके बाद 2017 में इसको नौसेना में शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि दूसरा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी जो खंडेरी है, तीसरा करंज, चौथा वेला, पांचवा वागीर, छठवा वागसीर। ये जो वागसीर है छठवा स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी है वागसीर, ये अंतिम एवं छठवा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। यानी कि अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी वागसीर है, या इसको बोल सकते हैं कि छठा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी वागसीर है। वागसीर का अर्थ होता है एक खतरनाक शिकारी मछली। और इसको 2023 में जलावतरण किया गया और जलावतरण कहाँ किया गया? कान्हो आंग्रे वेट में किया गया। कान्हो आंग्रे वेट बेसिन में इसका जलावतरण किया गया और इसका 1 साल टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग होने के बाद 2024 में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। फिर देखेंगे ये जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं यह डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर चलेगी। यानी कि डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों सिस्टम से ये संचालित होगी। और इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो एंटी सरफेस शिप वारफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी, क्षेत्र विशेष की जानकारी आदि में उपयोगी साबित होगी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। नौसेना के युद्धपोत INS मार्मुगोवा से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण मई 2023 में किया गया है। तो हम देखेंगे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक है, यानी कि ध्वनि की गति से, तेज गति से चलने वाला मिसाइल है। यानी कि ध्वनि की गति से अधिक चलने वाले मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। और देखेंगे ब्रह्मोस जो नाम है ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी जो रूस में स्थित है, रूस में बहती है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी गति देखा जाए तो 2.8 मैक है। यानी कि यह अपने लक्ष्य को 2.8 मैक से भेद देती है, यानी कि अपने लक्ष्य तक 2.8 मैक की गति से पहुंचती है। यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी अधिक गति ब्रह्मोस मिसाइल की है और इसे धरती, विमान, जलपोत, पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। देखेंगे कि इसे फिलीपींस ने भारत से खरीदने के लिए $37.4 करोड़
के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसा करने वाला फिलीपींस पहला देश है जो भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, यानी खरीदने की सहमति व्यक्त की है। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण या गणना पर रोक लगा दी गई है और ये रोक पटना हाई कोर्ट के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 4 मई 2023 को लगाया गया और इसके लिए याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वलिटी है। यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा बिहार जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 मई 2023 को रोक लगा दिया गया है। और पटना हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो है जाति आधारित सर्वेक्षण नहीं है, ये जनगणना की जा रही है, जनगणना की जा रही है और जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के द्वारा अगले सुनवाई तक यानी 3 जुलाई 2023 तक बिहार जाति आधारित जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, गणना की जा रही है, इस पर रोक लगा दी गई है। और अगला देखेंगे मैती समुदाय। मैती समुदाय मणिपुर में रहने वाली बहुसंख्यक जातियां हैं। मणिपुर में रहने वाली बहुसंख्यक लोग हैं और ये लोग मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की मांग हाई कोर्ट से किए हैं। मणिपुर हाई कोर्ट से किए थे। यहाँ पर अनुसूचित जाति के मांग के लिए मैती समुदाय के लोगों ने मणिपुर उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया था। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आप 4 माह के अंदर मैती समुदाय के संबंध में आदिवासी यानी कि एसटी में शामिल करने के संबंध में केंद्र को आप प्रस्ताव भेजें, यानी कि मैती समुदाय के लोगों को एसटी में यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आप प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें। ऐसे स्थिति में जो मणिपुर के अन्य आदिवासी जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, नागा, कुकी के द्वारा विरोध किया गया और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया और ये जो रैली का आयोजन हुआ मैतिक समुदाय के विरोध में हुआ। मैती समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा न दिया जाए। ऐसे स्थिति में मणिपुर का एक जिला है चूड़ाचांदपुर, याद करेंगे, पूछ सकता है चूड़ाचांदपुर जिला किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। तो ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दरमियान चूड़ाचांदपुर जिले के तुरबांग क्षेत्र में एक हिंसक झड़प हो गई, यानी कि मैती समुदाय और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन
के बीच एक हिंसक झड़प हुआ और ये झड़प आज भी वहाँ पर जारी है। यानी कि मणिपुर में मैती समुदाय और नागा तथा कुकी समुदाय के बीच में हिंसक वारदातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और यहाँ से अन्य राज्य के जो निवासी यहाँ पर कार्यरत हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि मैती समुदाय के जो लोग हैं बहुसंख्यक हैं यहाँ पे, और जबकि नागा और कुकी अल्पसंख्यक हैं। ये जो मैती समुदाय के जो लोग हैं इनको 90% पर्वतीय क्षेत्र में बसने का अधिकार नहीं है, बसने का अधिकार नहीं है। दूसरा मैटर ये है कि ये जो है मैती समुदाय के लोग जो 10% जो क्षेत्र है मैदानी, या इसे हम घाटी कह लें या इम्फाल घाटी कह लें, इम्फाल घाटी के क्षेत्र में ही मैती समुदाय के लोग बस सकते हैं। और साथ में जो 10% मैदानी जो क्षेत्र है मैती समुदाय के साथ साथ यहाँ पर अन्य समुदाय के लोग भी बस सकते हैं, यानी कि यहाँ पर नागा और कुकी भी बस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैती समुदाय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और इसी की मांग को लेकर के मैती समुदाय जो है मणिपुर में अग्रसर है। और इसी के चलते नागा और कुकी जो है मैती समुदाय का विरोध कर रहे हैं कि इनको इस अधिकार से वंचित रखा जाए। और साथ में मैती समुदाय का कहना है कि जो म्यांमार से बांग्लादेश से शरणार्थी आते हैं उन्हें नागा और कुकियों द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। हम देखेंगे इरावत क्या है। इरावत एक सुपर कंप्यूटर है और ये सुपर कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुपर कंप्यूटर है और ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसे इरावत को सीडैक पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी सीडैक का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है और इसी के द्वारा इरावत नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। ये चर्चा में क्यों है इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सम्मेलन इंटरनेशनल समिट ऑफ कंप्यूटिंग का सम्मेलन जर्मनी में हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग सम्मेलन जर्मनी में हुआ 2023 में। और इसमें इरावत सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का है इसका 75वीं रैंक प्राप्त हुआ है। यानी कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची बनाई गई, टॉप 500 कंप्यूटरों की सूची बनाई गई जिसमें भारत के इरावत को 75वीं रैंक प्राप्त हुई है। जबकि प्रथम रैंक की बात की जाए तो फ्रंटियर को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसा देख लेंगे इससे जुड़ा हुआ। पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 था। इलियाक 4 पहला सुपर कंप्यूटर था जो 64 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करता था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था और परम 8000 को सीडैक पुणे के द्वारा ही बनाया गया था। सीडैक पुणे के द्वारा ही बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय पांडुरंग भाटकर को माना जाता है और विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था और इसका प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना में की गई थी। हाइड्रोजन बम की गणना में की गई थी। अगला हम देखेंगे नए संशोधन
का उद्घाटन जो है यानी लोकार्पण 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और नए संसद क्षेत्रफल की बात की जाए 65,000 वर्ग मीटर में है। 65,000 वर्ग मीटर में हमारा नया संसद भवन फैला हुआ है। और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल नामक 3 भवनें बनाई गई हैं। और लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा में 384 सीटों का अरेंजमेंट है। और सेंट्रल हॉल में 1272 सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसकी जो आधारशिला है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और मुख्य आर्किटेक्ट यानी कि नए संसद भवन को बनाने वाले मुख्य वास्तुकार जो हैं उनका नाम है विमल पटेल। और इनकी कंपनी का नाम है HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइनिंग किया गया है। और नए संसद भवन का निर्माणकर्ता कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगर आपको नए संसद भवन पर विशेष जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नए संसद भवन के बारे में हमने एक वीडियो बनाकर रखा है, आपको विस्तृत उसमें अध्ययन आप कर सकते हैं। नए संसद भवन में जो लोकसभा के सीटों का अरेंजमेंट है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति में है। जबकि राज्यसभा में सीटों का अरेंजमेंट जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार पे बनाया गया है। और देखेंगे हम नए संसद भवन में एक बरगद का पेड़ भी है। और इस नए संसद भवन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी लगे हुए हैं, फोटो भी लगे हुए हैं। और नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। जिन्हें शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 3 उप द्वार भी हैं। 3 उप द्वार भी हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। हम देखेंगे भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। और इससे हम 20 मीटर के दायरे में, 20 मीटर की परिधि में अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो ये जानकारी दी जाएगी कि 20 मीटर के दायरे में ये वस्तु स्थित है। मतलब किसी वस्तु की सटीक जानकारी 20 मीटर के दायरे में दी जाएगी। और इस प्रकार की जो जानकारी है भारत एवं भारत के बाहर 1500 किलोमीटर के रेंज में दी जा सकती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली की हमें जरूरत क्यों पड़ी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अमेरिका ने अपना नेविगेशन प्रणाली जीपीएस देने से मना कर दिया। अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली का नाम है जीपीएस देने से मना कर दिया। यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम देने से मना कर दिया। जैसे कारगिल युद्ध में हमारे देश यानी भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने यानी भारतीयों ने अपना स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली विकसित किया। और इसके तहत 7 उपग्रह IRNSS 1A से लेकर के 1G का प्रक्षेपण हम लोगों ने 2013 से 17 के बीच किया। इसके बाद इस प्रणाली का नाम जो है नाविक कर दिया गया।
यानी कि IRNSS का नाम जो है हम लोगों ने बदल करके नाविक कर दिया, यानी नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टिलेशन हम लोगों ने कर दिया कॉन्स्टिलेशन। और ये जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, जिसके प्रमुख एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ जिसके प्रमुख हैं। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट यानी NVS-1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। यानी कि हम देखेंगे जो श्रीहरिकोटा है ये हमारा पुलिकट झील में है, पुलिकट झील, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित होता है। लेकिन जो श्रीहरिकोटा है पुलिकट झील जो पुलिकट झील का जो हिस्सा आंध्र प्रदेश में है उसमें हमारा श्रीहरिकोटा स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से NVS-1 का प्रक्षेपण किया गया है। और इसका जो प्रक्षेपण हुआ है नाविक को मजबूती देने के लिए किया गया है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।